अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसर बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज से चंद माह पहले मेरे पास कुछ पैसे जमा हो गए थे, तो मैंने सोचा था कोई 2 ढाई महीने पहले कि मैं नेपाल जाऊंगा घूमने फिरने और एनके लगाकर सड़कों पर घूमूंगा। लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे नेपाल में यानी नेपाल जाते हुए मुझे शर्म आएगी, क्योंकि वो ऐसी सरजमीन बन गई है नाज़रीन कि जो बहादुरों की है, जो दिलेरों की है, जो मुर्दा ज़मीरों की नहीं है, मेरे जैसे बुज़दिल के लिए नहीं है, हमारे जैसे बेगैरतों के लिए नहीं है, हुकूक के लिए खड़े होने वाले लोगों की वो ज़मीन है। लिहाजा मैं तो नहीं जाऊंगा भाई, मेरी औकात नहीं है कि वहां पर जाऊं और वहां पर जाकर अवाम को देख सकूं और उन्हें फेस कर सकूं या फिर उनका सामना कर सकूं। आप भी ना जाइएगा, क्योंकि जिंदा कौम है, जिंदा लोग हैं, जिंदगी में मरे नहीं हैं, मुर्दा नहीं है। सड़कों के ऊपर चलने वाला जो आम शहरी है नेपाल का, वो मुर्दा नहीं है, वो एक जनादा नहीं है, वो जनादे की तरह जिंदगी नहीं जीता। जिस तरह से हम ट्यून अप हो चुके हैं ना नाज़रीन के बेयर मिनिमम के साथ हमने जीना है, यानी कि इलाज बेयर मिनिमम, इंसाफ बेयर मिनिमम, गाड़ी बेयर मिनिमम, स्कूल बेयर मिनिमम, खाने पीने की चीजें बेयर, तो बेयर मिनिमम के साथ हमने जीना है। भाई इतनी तुम्हारी औकात है और तुम्हें इतना ही दिया जाएगा, और इससे ज्यादा अगर तुमने सोचा तो लितर पेड़ होगी। और फिर सब कुछ मिलकर, यानी पूरा सिस्टम मिलकर मुझे और आपको लम्हे डाल के लितर मारता है, और हम खुशी से खाते हैं, हम खुशी से खाते हैं। इस मुल्क के अंदर इंटरनेट बंद हुआ ना, कल की बात है, मैंने और आपने दस्ती दस्ती फ्री वीपीएन ढूंढे, फिर जिनके पास 4 पैसे थे उन्होंने पैसे देके वीपीएन ढूंढे और उसके बाद उन्होंने चलाई हैं। नेपाल के अंदर नाज़रीन इंटरनेट बंद हुआ। अभी की खबर जो आ रही है कि वहां की फौज अपील कर रही है जेनजी से। जेनजी कौन है? नया बच्चा। जेनजी कौन है? जो ये हालिया 10-15 सालों के अंदर पैदा होने वाले बच्चे हैं, वही बच्चे जो आपकी टिकटॉक के ऊपर जाकर पनिशमेंटें देते हैं, या टिकटॉक के ऊपर जाकर कहते हैं हमें शेर मारो या लोहा फाड़ के साथ मुकाबला करते हैं। तो वो जो टिकटॉक के ऊपर आपकी जेनजी लोहा फाड़ के साथ जाकर मुकाबला कर रही है, वहां पर नेपाल के अंदर उन्होंने लोहे को फाड़ कर फेंका है। वहां की फौज नाज़रीन उनके सामने रिटर्न मिन्नतें कर रही है, भाई बस कर दो, भाई सबर कर जाओ। और उनकी जो अवाम है नाज़रीन वो पागल हो गई है, उनका मीटर घूम चुका है। और अभी जो इतलात आ रही है, मैं अभी आपके सामने रिपोर्ट नहीं करूंगा चूंकि कंफर्म नहीं है, लेकिन वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में जो इतलात आ रही है कि उनकी बीवी के साथ शायद कुछ हो गया है नेपाल के अंदर, चूंकि बहुत खौफनाक सूरत वहां पर बनी हुई। वहां की अदालतों को आग लगा दी गई है, वहां की पार्लियामान को आग लगा दी गई है, वहां के मिनिस्टर्स के घरों को आग लगा दी गई है। वहां की फौज को अवाम ने खुद घेरा हुआ है और मुख्तलिफ जगहों पर फौज के टैंकों को सर्कल करके अवाम खड़ी है, जेनजी खड़ी है, इमारतों के ऊपर लोग खड़े हैं, पुलों के ऊपर लोग खड़े हैं। और वहां के जो वुज़रा हैं, खासतौर पर नाज़रीन जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उसको इतनी चपेड़ें मारी हैं, इतना रख रख के मारा है कि किसी ने लात मारी, एक बंदे ने फ्लाइंग किक मारी, पटकार उसकी उसकी जो तोंद थी ना इतनी बाहर आई हुई थी, डकार मारता था खा खा कर, उसे तोंद में लात मारी। फिर उसके बाद नाज़रीन उनके मुस्लिम मिनिस्टर्स को लोगों ने नंगा किया है, उनके कपड़े उतारे हैं, उनकी चड्डी भी खींचकर उतारी है, और उसके बाद वो उन्होंने पनाह ली है गटरों के अंदर, वो नालों के अंदर, और लोग नालों के अंदर पीछे जाकर उन्हें मार रहे हैं, चपेड़े मार रहे हैं। फौज ने नाज़रीन बड़ी मुश्किल से प्राइम मिनिस्टर को रेस्क्यू किया है, जहाज पर उसे भगाने में कामयाब हो गए हैं, फरार करवाने में कामयाब हो गए हैं। मोस्टली 4 मिनिस्टर्स को बड़ी मुश्किल से बचा रही है, और फौज ये कह रही है कि प्राइम मेहरबानी सब्र कर जाएं, हम हालात को ठीक करेंगे, तमाम तर साइट्स को, हम इंटरनेट को बहाल कर रहे हैं, साइट्स को बहाल कर रहे हैं, हम करप्शन को खत्म कर देंगे, हम आपके हर मुतालबे हर बात को मानेंगे, लिहाजा बराए मेहरबानी सब्र कर जाएं। ये नाज़रीन नेपालियंस हैं, लिहाजा मैं तो नहीं चाहूंगा आप भी बराए मेहरबानी ना जाइएगा, चूंकि बुज़दिलों का और कायरों का बेयर मिनिमम का हमारी जो शक्लें हैं ये इस काबिल नहीं है, लिहाजा हमने उस तरफ देखना भी नहीं है और सिर्फ रिपोर्ट करते रहना है, तालियां बजाना है, और हमने उस तरफ बिल्कुल नहीं जाना। अब नाज़रीन एक चीज देखने की जरूरत है कि जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हुआ, जो कुछ नेपाल के अंदर हो रहा है, जो इंडोनेशिया में हुआ, जो इवन फिलीपींस में हुआ, जो मुख्तलिफ और ममालिक इवन बांग्लादेश में हुआ, ये सब कुछ हुआ क्या? अच्छा, इसके अंदर ना एक कॉमन फैक्टर था, अशराफिया का कंट्रोल, इनलेजिटिमेट गवर्नमेंट्स, उसके बाद नाज़रीन लग्जरी जो कि अशराफिया एंजॉय कर रही थी, कपड़ों से लेकर, जूतों से लेकर, गाड़ियां, महंगे खाने, ये सारी चीजें, इंटरनेट के ऊपर कंट्रोल, आजादी इजहार राय के ऊपर कंट्रोल, यंगस्टर्स को उन्हें डिसरेस्पेक्ट करना, ये सब कुछ शामिल है, ये कॉमन फैक्टर्स थे इन तमाम तर ममालिक के अंदर। शुक्र है नाज़रीन हमारे मुल्क के अंदर ये नहीं है, हमारे मुल्क के अंदर नाज़रीन अशराफिया खा नहीं रही शायद, इसीलिए देखें ना कुछ हो ही नहीं रहा ना इस मुल्क के अंदर, प्रोटेस्ट लोग नहीं कर रहे, लोग एहतजाज नहीं करते नाज़रीन। हमारे मुल्क के अंदर इंटरनेट शायद बंद नहीं होता, शायद बहुत तेज सर्विस है। हमारे मुल्क के अंदर नाज़रीन नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं, वेज हाई हो रही है, तो ये हमारे मुल्क के अंदर शुक्र है नहीं है नाज़रीन। लेकिन दुनिया के जिन ममालिक के अंदर होता है, लोग फिर बात करते हैं कि भाई हमें हमारे राइट्स दें, कम से कम हमें बेयर मिनिमम के ऊपर ना रखें, हम जो डिजर्व करते हैं हमें दें।
देखिए एक और चीज जो निकल कर सामने आ रही है कि जो नई नस्ल है वो खड़ी हो रही है, और जो नए लोग हैं वो पुराने बाबू, वो जो सारी जो गुफ्तगू बातचीत कानून के अंदर ठोंसी जाती थी, ये उससे बाहर निकल गए, ये सामना कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। वो जो कहा जा रहा था कि वो सामने को बहुत बड़ा तुरम खान खड़ा है, ये तुम्हें निकल जाएगा, इस तुरम खान के सामने नहीं जाना, तो अवाम अब उस तुरम खान को फेस कर रही है, उस तुरम खान के सामने जाकर खड़ी हो रही है कि देखें तो सही। यही काम नेपाल के अंदर इन्होंने किया, यही हसीना वाजिद ने मिलिट्री बुला दी थी। अवाम ने कहा ठीक है जी, अब देखेंगे जी, अब बुलाएं मिलिट्री को, अब बुलाएं फौज को। नेपाल के अंदर नादिर लोगों ने कहा बुलाएं जी फौज को, 19 बंदे मार दिए उन्होंने, सवाल ही पता नहीं होता हम पीछे जाए। इंडोनेशिया के अंदर से हम यही काम हो, कहा बुलाएं जी, ठीक है, लोग निकालें सबको बाहर, जान लगाएं अपनी। यानी ये देखें एक टाइम आता है नादरी, कोई एक वाकया होता है जो अवाम को ट्रिगर करवा देता है और वहां से वापसी नहीं होती। एक और नादरी खौफनाक चीज ये है कि लीडरलेस लोग निकल रहे हैं, गैर लीडर। नेपाल के अंदर फौज क्यों अब हाथ जोड़ रही है कि भाई बस कर दें, घरों के अंदर जाएं, अब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने, ब्राय मेहरबानी मेंटेन। अच्छा कर्फ्यू फौज ने लगाया कि शूट एट साइड का क्या ऑर्डर था, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने कहा तोड़ दिया कर्फ्यू, फिर बाहर निकली। तो नादरीन ये लीडरलेस क्लास है, ये बगैर लीडर्स के लोग नहीं कर रहे हैं, इन्हें कोई पॉलिटिकल कॉल नहीं आती, कोई फोन नहीं आता, बाहर आ जाएं, फलानी जगह इकट्ठे होंगे, नेपाल के रेड जोन में या नेपाल के डी चौक में खड़े होंगे, नेपाल के 0 पॉइंट के ऊपर फलाना नेपाली मौजूद होगा और उसके पीछे काफिला आ रहा है। ये ऐसे नहीं था, ये एक फ्लैश प्रोटेस्ट था जो मैसिव होता गया, मैसिव होता गया, मैसिव होता गया और पूरा नेपाल बाहर निकला। इट्स अ बिग स्टोरी राइट। पाकिस्तान की टीवी के ऊपर नारी नहीं चल रही, अच्छा मुख्तलिफ जगहों के ऊपर नहीं, बकायदा नहीं चलवाई जा रही, क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर नादरी जो हुक्मरान ये काम करते हैं ना, वो खौफजदा। एक और चीज नादरी वैसे सोचने वाली बात, यार क्या करना है इतने पैसे को और इस तरह की दौलत को और इस तरह के नशे को, कि जब आपका अंजाम आज नहीं तो कल यही होना है, जो नेपाल के अंदर हम देख रहे हैं। यानी वो वजीर खजाना या वो अशराफिया जो अपने बच्चों को, पोतों को और बड़ी आसाइशें दे रही थी, आज वो गटर के अंदर नादरी नंगे घूम रहे हैं और उनकी चड्डियों के ऊपर लाते मार रही है अवाम। नादरी वहां के प्राइम मिनिस्टर, यानी क्या औकात क्या थी भाई इनकी, आप अंदाजा लगाइए, बड़ी तुरम खान बनी हुई थी, इनकी औकात क्या थी कि आज फौज उसे रेस्क्यू करके जहाज पर किसी दूसरे मुल्क भेज रही। हसीना वाजिद किधर है, उसके घर में के अंदर खाना तैयार था, लेकिन मिलिट्री ने कहा भाई निकलो, भागो, क्योंकि तुम्हारे पास अब कोई नहीं है। एक और नादरीन, तो ये कौन सी ये शोहरत है, या कौन सी इज्जत है, या कौन सी, आप फाइनली अवाम नहीं है आपके साथ तो कुछ भी नहीं है। एक और रवैया नादरीन हमने देखा है कि वहां की जो फौज है, मिलिट्री है, उन्होंने अवाम के ऊपर टैंक नहीं चढ़ाए, उन्होंने अवाम के ऊपर वो जो फौजी गाड़ियां थी वो नहीं चढ़ी, हालांकि यंगस्टर्स नीचे लेट गए थे और ऐसी सूरत बन गई थी कि शायद इससे भी ज्यादा कोई एक्सट्रीम स्टेप लिया जाता, गोलियां तो मारी गई हैं, शायद इससे भी ज्यादा एक्सट्रीम कुछ भी नहीं हुआ। तो जापान, नेपाल के अंदर नादरीन ये सारी डेवलपमेंट से जो की हुई। दूसरी जानिब नादरीन पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के अंदर मैं नादरीन अलीमा खान साहब अभी तक अडयाला जेल के बाहर बैठी हूं, कोई मुलाकात, कोई गुफ्तगू, कुछ भी नहीं। अलीमा खान साहब जाहिर है आज सिक्योरिटी ज्यादा अडयाला जेल के बाहर सख्त थी, और अभी जो इतलात आ रही है हसनैन रफीक साहब ने, पाकिस्तान वाले, और उस्मान चौधरी साहब, इन दोनों के ऊपर तशद्दुद हुआ है, ये भी इतलात आ रही है, इनकी फोन तोड़ दिए गए। अच्छा ये नौजवान साहब, नौजवान रिपोर्टर्स हैं, ये बहुत बहादुर हैं, ये बहुत ज्यादा दिलेर हैं, ये हार्ट ऑफ केओस से नाज़रीन रिपोर्ट करते हैं। केओस का उस सेंटर, एपी सेंटर जहां से सब चीजें शुरू होती हैं, ये उस सेंटर के अंदर मौजूद होते हैं और वहां से जाकर ये रिपोर्ट करते हैं, और इनकी अपनी कोई ओपिनियन नहीं होती, ये अपनी ओपिनियन नहीं देते नाज़रीन, एग्जैक्ट तस्वीर निकाल कर आपके या हमारे सामने रख देते हैं कि भाई ये असल कहानी थी। जो हालिया दिनों अडयाला जेल के बाहर हुआ, आप उस्मान चौधरी साहब की वीडियोस देख सकते हैं कि जहां पर वो खुद उस साफी को रेस्क्यू कर रहे हैं, वो खड़ा है, वो चीख रहा है, वो अपनी बसात के मुताबिक पूरा जोर लगा रहा है कि भाई इस तरफ ना जाएं, गले फाड़ना, तशद्दुद करना यह मसले का हल नहीं। आज वो खुद तशद्दुद का शिकार हुआ है, जो कल अडयाला जेल के बाहर रोक रहा था कि तशद्दुद मसले का हल नहीं, आज वो बेचारा खुद तशद्दुद का शिकार हो गया। इधर नाज़रीन तैयब बलोच के हवाले से जो नेशनल प्रेस क्लब है, उसके जो साफी हैं जिन्हें आड़ू गैंग कहा जाता है, तो आड़ू गैंग सारा बाहर आ गया। आड़ू गैंग कह रहा है कि पीटीआई माफी मांगे, अलीमा खान माफी मांगे, और कुछ आड़ू गैंग के कुछ लोगों ने तकरीर करते हुए कहा है कि हम बाइकआउट कर देंगे पीटीआई का, हम तहरीक इंसाफ का बाइकआउट कर देंगे। खुदा का वास्ता है, सिर्फ 2 दिन या चंद घंटे बाइकआउट करके तो देखें। ये पूरे का पूरा नाज़रीन पाकिस्तान का जो मीडिया है, ये सिर्फ और सिर्फ घूमता है शौकत खानम की औलाद, तहरीक इंसाफ, इमरान खान, दैट्स इट। इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। इस मीडिया की जो कीमत है इस वक्त जो डिसाइड की जा रही है, वो अडयाला जेल के अंदर से डिसाइड की जा रही है। इसके अलावा इनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, कोई आवाम इन्हें नहीं देखती, 2 पैसे की इनकी औकात नहीं है, ये कोई इस मुल्क के अंदर साफत नहीं है। यानी क्या साफी खालिद जमील साहब नहीं थे, क्या साफी काशिफ अब्बासी साहब नहीं है, ये आड़ू गैंग बाहर नहीं निकला, ये आड़ू गैंग बोलेगा नहीं। क्या साफी उस्मान चौधरी नहीं है, क्या नया पाकिस्तान वाला हसनैन रफीक साफी नहीं है, तो आड़ू गैंग को अपना किस्म का साफी चाहिए। मुझे याद है इन्होंने एक दफा अरशद शरीफ साहब के यानी उन पीछे पोस्टर्स उनके हवाले से लगाए और बाहर आकर कह रहे हैं हमें आपने टेबल कुर्सियां दी, नहीं जग दिए, वी आर थैंकफुल, वी आर थैंकफुल।
تو یہ ناظرین بہرحال کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ ناظرین معافی مانگے۔ ایک اور ناظرین معاملہ ہے، اور یہ ایک تو پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں، ایک بڑی بری خبر ہے ناظرین۔ یامہا کمپنی نے پاکستان کے اندر مینوفیکچرنگ اپنی بند کر دی ہے، اور یامہا کمپنی کہہ رہی ہے کہ ہم یہاں سے جا رہی ہے۔ موٹر سائیکل بناتے تھے، بڑی مشہور کمپنی تھی۔ ٹو آل دا یامہا موٹر سائیکل یوزرز ان پاکستان وی وڈ لائک ٹو ایکسپریس آر sincere gratitude for your continued patronage. Discontinuation of the motorcycle manufacturing due to the changes in the business policy, we would like to inform you that we will discontinue manufacturing of the motorcycles. We sincerely appreciate your, یعنی ہم دنیا بھر میں جا کر بھیک مانگ رہے ہیں، ہم رشیا سے بھی یہ کہہ رہے تھے انویسٹمنٹ لے کر آئے، لیکن آلریڈی جو یہاں پر جو کام ہو رہا تھا، جو انویسٹمنٹ یا جو بین الاقوامی کمپنیز یہاں پر موجود تھی ناظرین، وہ پاکستان کو چھوڑ کر جا رہی ہیں اور یہاں سے نکل رہی ہیں۔ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے ناظرین، 9 مئی کے سپریم کورٹ جج کے یہ باقاعدہ سے کہا جا رہا ہے کہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب کا شاید اسکواڈ تھا، جی محمد علی مظہر صاحب کا اسکواڈ تھا، ان کی ایک گاڑی ہٹ ہوئی، ان کی ایک گاڑی ناظرین ٹوٹی ہے، اور اس مقدمے میں کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی بری ہوئے ہیں، یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری، محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزائیں، خدیجہ شاہ صاحبہ کو 5 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اور یہ خدیجہ شاہ صاحبہ، یہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے ذاتی طور پر ان کے لیے۔ یہ ناظرین ایک ہائیلی پاکستان کی کوالیفائڈ ایک نوجوان لڑکی ہیں، یہ ڈیزائنر ہیں، پاکستان کی بہت سارے حوالوں سے بین الاقوامی پہچان ہے، پاکستان کا تعارف ہے، ایسے لوگ ملکوں کا انٹروڈکشن ہوتے ہیں، یہ لیگیسیز ہوتی ہیں، یہ ایک بڑا چارمنگ یا کریم ہوتی ہے جسے ہم لوگ اپنے منہ کے اوپر لگا کر دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس خدیجہ شاہ ہے، ہمارے پاس عمران خان ہے، ہمارے پاس شاریز خان ہے، ہمارے پاس باقی پارٹیز میں سے پلیز نام لکھیے گا، ہمارے پاس کون ہے، ہمارے پاس اعتزاز احسن صاحب ہیں، ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس وہ ہے۔ تو یہ لوگ ناظرین ہمارا چہرہ ہوتے ہیں یا ہمارا فیس ہوتا ہے۔ اب جن برانڈز کی ناظرین یہ اونر ہیں خدیجہ شاہ صاحبہ، جب آپ کو یاد ہے کہ برطانوی جو آئی تھی پرنسس آئی تھی پاکستان میں، ویلز کی شاید پرنسس تھی، کیٹ میڈلٹن، ان کا جو ڈریس ڈیزائن کیا گیا تھا وہ خدیجہ شاہ نے کیا تھا، اور اس کی پوری دنیا میں پریز ہوئی، اس کے اوپر الگ سے دنیا میں اخبارات کے اندر خبر بنی تھی، الگ سے وہ رپورٹ ہوا تھا۔ آج خدیجہ شاہ ناظرین چونکہ اس کی افیلیشن ایک پارٹی کے ساتھ بنی ہے، یا وہ ایک پولیٹیکل سوچ رکھتی ہے، یا وہ محسوس کر رہی تھی کہ یار عمران خان ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے خدیجہ شاہ کو ہم نے رول دیا ہے، اس کے بچوں کو رول دیا، اس کے برانڈ کو، اس کی فیملیز کو ہم نے بالکل نیوٹرلائز کر کے رکھ دیا، اور 5 سالوں کی سزا۔ اب ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 4 دنوں بعد جا کر ناظرین ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اور خدیجہ شاہ کے اوپر الزامات یہ ہیں کہ یہ انسٹیگیٹ کر رہی تھی، یہ پرووک کر رہی تھی۔ میں حلفاً آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی تمام تر اتھارٹیز کو نیچے سے لے کر اوپر تک پتا ہے کہ خدیجہ شاہ جیسے بندے انسٹیگیٹ نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایسے لوگوں کی پولیٹکس کے اندر ضرورت ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد ہوگی، خدیجہ شاہ ہوگی، حنا ربانی خر ہوگی، اچھا ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے پاکستانی پولیٹکس کے اندر، ایسے خواتین کی ضرورت ہے۔ یہ پڑھے لکھے چہرے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ بیرسٹر میں میرے نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، ایک اور ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا، زیادتی ہوئی تھی، تو یہ سب ناظرین ہمیں ان کی ضرورت ہے پولیٹکس کے اندر، لیکن ظاہر ہے ایک پالیسی ہے اور انہیں ان سب کو عبرت کا نشانہ بنانا ہے، اور اسی طرف ہم چلے جا رہے ہیں۔ پنجاب کے لیے ناظرین دعائیں کریں برائے مہربانی، وہاں پر بڑی بری صورتحال ہے۔ اگلی ویڈیو کریں گے صرف پنجاب کے سیلاب کے اوپر، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔